एक पल के लिए ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड को भूल जाए। उनके होने से बहुत पहले एक यूनिवर्सिटी इतनी चमकीली थी कि उसकी रोशनी ने दुनिया बदल दी। आज हम एक ऐसी जगह की कहानी बताते हैं जहां कभी 10,000 स्टूडेंट रहते थे, सीखते थे और बहस करते थे, और उसके भयानक अंत के पीछे का चौंकाने वाला सच 8 सदियों से भी ज्यादा समय तक भारत के दिल में एक इंटेलेक्चुअल एम्पायर फला फूला। अब हम इसे नालंदा महाविहार के नाम से जानते हैं, लेकिन ये कोई आम स्कूल नहीं था। ये ज्ञान का एक सेल्फ कंटेन्ड शहर था जो अपने जमाने के सबसे महान दिमागों के लिए एक ग्लोबल मैग्नेट था। तो इस पुरानी यूनिवर्सिटी में ऐसे कौन से राज थे जिन्होंने इसे इतना लेजेंडरी बना दिया, और आग की एक भयानक रात ने सदियों की इंसानी समझ को कैसे मिटा दिया? जवाब एम्बिशन, जलन और तबाही की एक ऐसी गहरी कहानी बताते हैं जो आज भी हमारे इतिहास को डराती है। हमारी यात्रा 5वीं सदी सीई में शुरू होती है। गुप्त साम्राज्य के तहत भारत के गोल्डन एज के दौरान कल्चरल और साइंटिफिक तरक्की के इस माहौल में सम्राट कुमार गुप्त ने नालंदा की नींव रखी। उस विजन के बारे में सोचिए, एक ऐसा खास इकोसिस्टम बनाना जो ट्रेड या युद्ध के लिए नहीं बल्कि सिर्फ समझ की खोज के लिए हो। यह सिर्फ इमारतों का कलेक्शन नहीं था, यह पत्थर और गारे से बना एक रेडिकल आइडिया था। और यह क्या आइडिया बन गया अपने पीक पर। नालंदा में 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट और 2,000 टीचर थे। वे सिर्फ पूरे भारत से ही नहीं बल्कि कोरिया, चीन, तिब्बत, पर्शिया और इंडोनेशिया से भी आए थे। यह दुनिया की पहली सही मायने में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी। चीनी तीर्थयात्री और स्कॉलर हुएन त्सांग ने यहाँ कई साल बिता, पहले एक स्टूडेंट के तौर पर, फिर एक टीचर के तौर पर। उनके डिटेल्ड अकाउंट में ऊंची लाइब्रेरी, शांत तालाब और 24 घंटे फिलोसॉफिकल डिबेट के गुलजार माहौल वाले एक वाइब्रेंट कैंपस के बारे में बताया गया है। एंट्री पाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। एंट्रेंस एग्जाम बहुत मुश्किल था, जिसमें बहुत कम एप्लीकेंट ही सफल हो पाते थे। मेरिट ही एकमात्र चाबी थी, लेकिन अंदर जाने के बाद सब कुछ, ट्यूशन, खाना, रहना मुफ्त मिलता था। ज्ञान एक पवित्र अधिकार था, कोई कमर्शियल लेन देन नहीं। अब एक आम गलतफहमी यह है कि नालंदा में सिर्फ बौद्ध फिलॉसफी पढ़ाई जाती थी, जबकि वह एक कोर सब्जेक्ट था। करिकुलम बहुत बड़ा था। स्टूडेंट्स मैथ, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, लिंग्विस्टिक्स और लॉजिक में मास्टरी हासिल करते थे। माना जाता है कि महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, जिन्होंने दुनिया को जीरो का कॉन्सेप्ट दिया, इसी इंस्टीट्यूशन के हेड थे। सोचे उस लेवल की इंटेलेक्चुअल फायर पावर। हालांकि नालंदा की आत्मा उसकी लाइब्रेरी में बसती थी। धर्मगंज या सत्य का खजाना के नाम से जानी जाने वाली यह एक कमरा नहीं थी, बल्कि बड़ी कई मंजिला इमारतों का एक कॉम्प्लेक्स था, जिनके काव्यात्मक नाम थे रत्नोधी, रत्नसागर और रत्नरंजक। कहा जाता है कि एक 9 मंजिला ऊंची थी। उनके अंदर लाखों हाथ से लिखी मैन्युस्क्रिप्ट्स रखी थीं। यह उस समय तक के इंसानी ज्ञान का कुल जोड़ था, अनगिनत सभ्यताओं के विचारों का एक समंदर। 800 सालों तक एक के बाद एक राजवंशों की देखरेख में नालंदा फला फूला। फिर 12वीं सदी आई। सेंट्रल एशिया से एक नई ताकत भारत में आ रही थी। तुर्क मिलिट्री कमांडर, उनमें बख्तियार खिलजी नाम का एक आदमी था। वह एक छोटा कमांडर था जिसके बड़े सपने थे, और वह बिहार और बंगाल की अमीर जमीन पर अपना आजाद राज बनाना चाहता था। उसकी स्ट्रेटेजी थी डर फैलाने के लिए बेरहम तेज हमले करना। लगभग 1193 सीई में खिलजी एक छोटी घुड़सवार सेना के साथ अनजान नालंदा पर टूट पड़ा। विद्वान, साधु और छात्र शांतिप्रिय बुद्धिजीवी थे, योद्धा नहीं। उनके पास कोई मौका नहीं था। उस समय के फारसी इतिहासकार मिन्हाजे सिराज ने एक भयानक कत्लेआम का जिक्र किया है। हजारों लोग तलवार के घाट उतार दिए गए, लेकिन असली तबाही अभी बाकी थी। खिलजी ने धर्मगंज की बड़ी लाइब्रेरी को आग लगाने का ऑर्डर दिया। क्यों? ज्ञान को ही क्यों खत्म किया जाए? एक मशहूर, हालांकि बहस वाली कहानी एक डरावनी वजह बताती है। कहा जाता है कि खिलजी एक बार बहुत बीमार पड़ गया था। नालंदा के मुखिया राहुल श्रीभद्र नाम के एक विद्वान ने चुपके से कुरान के पन्नों पर दवा लगाकर उसे ठीक कर दिया, जिसे खिलजी ने पन्ने पलटने के लिए उंगलियां चाटते हुए निगल लिया। जब खिलजी को बाद में इस दिमागी धोखे का पता चला, तो वह शुक्रगुजार होने के बजाय बहुत ज्यादा जलन और इनसिक्योरिटी से भर गया। इन काफिरों का ज्ञान उससे ज्यादा कैसे हो सकता था, चाहे यह निजी बेइज्जती की वजह से हो
या बौद्ध धर्म के कल्चरल नर्व सेंटर को मिटाने की स्ट्रेटेजिक इच्छा की वजह से। नतीजा बहुत बुरा था। आग महीनों तक जलती रही, आसमान धुएं और राख से काला हो गया। सदियों से जमा किया गया ज्ञान, आर्यभट्ट की रचनाएं, अनगिनत मेडिकल किताबें, फिलोसॉफिकल ट्रीटी हमेशा के लिए गायब हो गए। यह इंसानी इतिहास के सबसे बड़े दिमागी नुकसानों में से एक था। जो लोग बच गए वे जो कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट ले जा सके उनके साथ भाग गए और नालंदा की विरासत तिब्बत और उससे आगे तक बिखेर दी। वह महान यूनिवर्सिटी खुद ही धरती और यादों में खो गई। लेकिन यह हिम्मत की कहानी है। 19वीं सदी में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने इन खंडहरों को फिर से खोजा और फिर एक दूर की सोचने वाला सपना सामने आया। 2006 में भारत के पूर्व प्रेसिडेंट डॉ. APJ अब्दुल कलाम ने आज की दुनिया के लिए नालंदा को फिर से जिंदा करने का प्रस्ताव रखा। यह सपना एक ग्लोबल प्रोजेक्ट बन गया जिसे पूर्वी एशिया के देशों ने सपोर्ट किया। 2014 में 800 साल की नींद के बाद नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से जिंदा हुई। इसका नया नेट जीरो कार्बन कैंपस पुरानी जगह के पास 455 एकड़ में फैला है। 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 देशों के एम्बेसडर की मौजूदगी में इसका औपचारिक उद्घाटन किया। नया नालंदा पुराने सिलेबस को नहीं दोहराता बल्कि इसकी मूल भावना को फिर से जिंदा करता है। खुली बातचीत, मजबूत लॉजिक और सच की इंटरडिसिप्लिनरी खोज। यह हिस्टोरिकल स्टडीज, इकोलॉजी, बौद्ध फिलॉसफी और कंपेरेटिव धर्म पर फोकस करता है। ये सब्जेक्ट हमारी बिखरी हुई आज की दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। आप लाइब्रेरी जला सकते हैं लेकिन आप जानने की इंसानी प्यास को नहीं बुझा सकते। नालंदा का पतन एक अंत था, इसका दोबारा जन्म एक सवाल है। क्या हम मिलकर समझने की कला फिर से सीख सकते हैं? तो नालंदा की शानदार यात्रा हमें क्या सिखाती है? यह एक विचार की कभी न खत्म होने वाली ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। इमारतें गिराई जा सकती हैं और पन्ने राख में बदल सकते हैं, लेकिन जिस जिज्ञासा ने उन्हें बनाया वह अमर है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने सीखने के केंद्रों की पूरी तरह से रक्षा करनी चाहिए क्योंकि वे सभ्यता के प्रकाश स्तंभ हैं। अगर एक यूनिवर्सिटी की यह कहानी जिसने मरने से इनकार कर दिया आपको पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। ये कदीम सफरनामा को हमारे इतिहास के और भी भूले हुए अध्यायों को शेयर करने में मदद करता है। नालंदा की कहानी से आज आपको कौन सी सीख सबसे ज्यादा पसंद है? आइए कमेंट्स में बात करते हैं।